और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का लखनऊ दौरा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा भी उनके थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और दिल्ली पे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे शिवपाल यादव और मनोज पांडे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का लखनऊ दौरा है, वो लखनऊ आ रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने। सपा दफ्तर पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा भी यहां पहुंचे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया पे, जहां भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, राघव चड्ढा भी बताया जा रहा है उनके साथ हैं और कई पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं। और यहां पहुंचने पे उनका देखिए जोरदार स्वागत किया जा रहा है, उन्हें फूलों के गुलदस्ते देके उनका स्वागत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय वो पहुंच चुके हैं। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मैदान में है, अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई दिग्गजों से वो मुलाकात कर चुके हैं, समर्थन इस पे मांग चुके हैं और आज वो लखनऊ पहुंचे हैं, यहां पे अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी। तो केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ समर्थन चाहिए, विपक्षी दलों का कईयों का समर्थन उन्हें मिल चुका है और कई और राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों से वो मुलाकात करके समर्थन मांग रहे हैं। तो ये तस्वीर, आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ जहां उनका काफिला जब यहां पहुंचा तो कैसे उनका स्वागत किया गया, अरविंद केजरीवाल हैं, भगवंत मान हैं, संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है राघव चड्ढा भी पहुंचे हैं यहां पे। और ये तस्वीर कई मायनों में अपने आप में खास होगी, क्योंकि बात सिर्फ अध्यादेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी फिर इस पर रणनीति बन सकती है कि उत्तर प्रदेश में किसकी क्या भूमिका रह सकती है, कैसे कौन किसका साथ दे सकता है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। यहां अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी, शिवपाल यादव भी यहां पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल और यहां पे अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर वो पहुंचे हैं, उनके साथ भगवंत मान भी हैं, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है और अखिलेश यादव भी कुछ देर में यहां पहुंचेंगे और कुछ ही देर में यहां मुलाकात होने वाली है। दरअसल दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन केजरीवाल मांग रहे हैं विपक्षी दलों से। स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पे देंगी। स्कंदिता, भगवंत मान, केजरीवाल और कौन कौन दिग्गज यहां पहुंचे हैं? क्या अखिलेश यादव भी इस वक्त पार्टी दफ्तर में है? कितनी देर में मुलाकात होगी? देखिए, इस वक्त हम हाँ, कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है महागठबंधन को लेकर और अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा और ये सभी लोग जो है एयरपोर्ट से निकलकर सपा कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में बस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैठक होगी जिसमें तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से जो केंद्र का अध्यादेश है उसके खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल जंग लड़ रहे हैं, किस तरीके से उस पर क्या अखिलेश यादव समर्थन देंगे या नहीं देंगे, उसको लेकर भी चर्चा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैठक में तमाम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी रणनीतियां तैयार की जाएंगी कि किस तरीके से किन पहलुओं पर जो है अब अखिलेश यादव जो है जो आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कितनी पार्टियों का समर्थन जो है वो उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी आज इस पार्टी में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बैठक होगी तो बैठक में चर्चा में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है केजरीवाल जी, इसके अलावा भगवंत मान, राघव चड्ढा, ये सभी लोग जो है उस सपा कार्यालय की ओर निकल पड़े हैं। एयरपोर्ट से सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। एक एक करके पार्टी पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें जितनी भी जो कुछ लोकसभा चुनाव 24 को लेकर जो रणनीतियां हैं उन पर काम चल रहा है।
जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर को लेकर, उनकी पोस्टिंग को लेकर जो केंद्र में अध्यादेश है पास ना हो जाए, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जंग लड़ रहे हैं और हर राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार उनका प्रयास है कि सभी विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन मिले और वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को जारी रखें। इसी क्रम में आज वो जब अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं तो देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव उनको समर्थन देते हैं। और जब इतने बड़े बड़े जो है दिग्गज नेता आज मिल रहे हैं, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद, अपने आप में उन्होंने जो है महारत हासिल की है राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है चुनाव बदलने की वो हिम्मत रखते हैं आपस में। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद जब इतने सब बड़े लोग भगवंत मान जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जो चर्चा होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, देखने को मिलेगी कि क्या पहलुओं पर क्या रणनीतियां तैयार की जाएंगी। महागठबंधन जिसको लेकर हमेशा से चर्चा होती आई है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहां से बयान चल रही है, क्योंकि अभी एक साल पूरा बाकी है, लेकिन जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि सारी पार्टियां एकजुट होकर महागठबंधन तैयार करके किसी भी हाल में जो लोकसभा चुनाव है 24 का चुनाव है उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में जो लोकसभा चुनाव है 24 का चुनाव है उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसके खिलाफ लड़ना है, किस तरीके से हमलावर होना है, उसको लेकर तमाम रणनीतियां जो है वो बनाई जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें अखिलेश यादव से मिलने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव मिले थे, अखिलेश यादव खुद जो है कोलकाता गए थे, ममता बनर्जी से मिले थे और जिस तरीके से बिहार की तरफ से लगातार जो है बैठक को लेकर, महागठबंधन की बैठक को लेकर सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक बैठक नहीं हो पाई है, जो तारीख है वो बार बार रद्द हो जा रही है, लेकिन सभी जो जितने भी विपक्षी नेता है वो सब आपस में मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं रणनीतियां बना रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि किन पहलुओं पर किन चीजों को मुद्दा बनाना है, जो लगातार जमीन हित के मुद्दे हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं इस बार। जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपने प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वो सब भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी के साथ जिन लोगों ने जो लोग बागी हो गए थे उनके खिलाफ भी अखिलेश यादव ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर जिन जगहों पर चुनाव हार गए थे तो वहां क्यों हार गए थे और स्कंदिता, चूंकि ये जो मुलाकात हो रही है तो जाहिर है जब राजनीति के दिग्गज मुलाकात करते हैं स्कंदिता तो उसके मायने भी निकाले जाते हैं। अब भले ही वो दिल्ली में अध्यादेश के मामले में समर्थन मांग रहे हों, लेकिन 24 को लेकर भी किसी तरह का समीकरण बन सकता है यहाँ पे। उन्होंने उनका भी एक बेहतर करियर रहा है राजनीति में, वो मुख्यमंत्री बने हाल ही में और उनको एक बेहतर समर्थन भी मिला है। अखिलेश यादव की अगर वोटर की बात की जाए तो जो है सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, बीजेपी के बाद अगर बीजेपी को कोई टक्कर देती है तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी होती है। वोटिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज उनके पास रहता है, सेकंड नंबर का। ठीक है स्कंदिता, आप बिल्कुल इस मुलाकात पे नजर बनाए रखिए, मैं आपसे फिर जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आप इस मुलाकात पे, इस बैठक पे नजर बनाए रखिए, क्या कुछ इसमें होने वाला है पल पल की जानकारी हम न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में बीजेपी की टिफिन पे चर्चा हुई और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यहां मंथन किया गया, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ यहां पे मंथन हुआ। नड्डा का आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया गया, पदाधिकारियों को दिया गया, जनप्रतिनिधियों को दिया गया और प्रधानमंत्री के सफल कार्यकाल के कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा भी हुई। पुराने जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की भी कवायद की गई। नोएडा में टिफिन बैठक जो जेपी नड्डा के द्वारा की जानी थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो टिफिन बैठक यहां पर होनी थी, तो वहीं लगभग 250 से ज़्यादा यहां पर कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो सभी अपने घरों से यहां पर लंच बॉक्स, अपना टिफिन लेकर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे तो खुद जेपी नड्डा की बात करें तो वो भी खुद यहाँ पर अपना टिफिन लेकर पहुंचे और वहाँ पर देखिए सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि आपस में अपना टिफिन जो है, अपना खाना जो है खाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा के द्वारा यहाँ पर उनको एक मंत्र भी दिया गया है कि 2024 में बीजेपी अपनी बम्पर जीत कैसे हासिल करेगी। और देखिए और भी लोग हमारे
साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पर विधायक नोएडा से, उनकी अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं देखिए कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से टिफ़िन पर चर्चा हुई है कितनी वो कारगर साबित होने वाली है, और कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अमित चौधरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, टिफ़िन पर चर्चा हुई, क्या मूल मंत्र? देखिए, हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एक साथ खाना हम खा रहे हैं, और इससे ये लगता है कि हम एक पार्टी में नहीं एक परिवार में हैं। तो उसका हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबके साथ भोजन किया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैम, टिफ़िन पे चर्चा हुई है, क्या कहेंगी? आज ये जो टिफ़िन पे चर्चा है, ये एक नया अनुभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार कार्यक्रम आया, लेकिन ये लगा कि इसका कुछ मायने है कि सब मिलके सहभोज में सब चीजों की दूर छोड़ के एक साथ मिलके खाना खाना। के घर की बनी रात में जो टिफिन आया था वो रोटी खा रहे हैं, तो हमारे सबका सौभाग्य, और हमारा टिफिन अध्यक्ष जी खा रहे हैं, तो कार्यकर्ता के साथ मिल के पूछ रहे हैं कि क्या लाए हो वो खिलाओ। तो ये हमारा एक दूसरे का प्यार है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब हमारे परिवार के मुखिया। अब जब मुखिया के साथ कोई बैठ के भोजन करता है तो आप वैसे ही आनंद आ जाता है। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, जो सभी लोग आपस में टिफ़िन लेकर यहाँ पर आए थे, तो सभी लोग एक दूसरे के साथ अपना जो टिफ़िन शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, मूल मंत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं कि जो मिशन 80 है उस पर देखिए अब बीजेपी कितनी कारगर साबित होती हुई नज़र आती है। ये अब 2024 में ही देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर जाके हर व्यक्ति, हर आम जनता को अपने जो कार्य हैं उनको गिनवाती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। देखना होगा कि 2024 में बीजेपी अपनी कितनी बम्पर जीत हासिल करती है। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जहां पुलिस को जानकारी मिली है कि बद्दो गिरोह ने 5 राज्यों में धर्मांतरण कराया, वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात से पुलिस को जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मंगलवार को महाराष्ट्र से कॉल आई, और कॉल करने वाले युवक ने बड़ा दावा किया। युवक ने दावा किया कि बद्दो गिरोह अब तक 400 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। वहीं बद्दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें मुंबई में तलाश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बद्दो का पाकिस्तानी कनेक्शन भी तलाश रही है। आशंका है कि बद्दो का पाकिस्तानी कनेक्शन भी हो सकता है। पूरे मामले में मुख्य आरोपी शाहनवाज हुसैन उर्फ बद्दो की तलाश जारी है, और बद्दो की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है। तो ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताएं तो फिर कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं इन युवाओं को, इसको आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले बच्चों का ग्रुप बनाया गया, उसके बाद बच्चों को गेम में उलझाया जाता है, फिर फेक आईडी पे मुस्लिम लड़के जोड़े जाते हैं, और हार का यानी जो हार जीत का खेल है वो शुरू किया जाता है, और फिर हारने वाले बच्चों पर जाल फेंका जाता है, जीतने का लालच दिया जाता है, दूसरे धर्म की किताब दी जाती है, और किताब पढ़ने पर जीत पक्की का आश्वासन उसे दिया जाता है, और फिर जिसने किताब पढ़ी उसे जिताया जाता है। यह स्टेप नंबर 1 है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए हिंदू लड़कों से चैटिंग की जाती है, और मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के यूजर आईडी बनाते थे, इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने को ये कहते थे। ये नंबर 2 का स्टेप है। ये पूरा जाल कैसे बुना जाता है, कैसे इन युवाओं को फंसाया जाता है, कैसे धर्मांतरण की प्रक्रिया इनके द्वारा चलाई जाती है ऑनलाइन गेम के जरिए, ये हम बता रहे हैं। स्टेप नंबर 3, जहां जाकिर नाइक के वीडियो स्पीच सुनवाए जाते थे। जाकिर नाइक भगोड़ा, जिस पे भारत में आने पे प्रतिबंध है, उसके वीडियोस देख के कई आतंकी ऐसे पकड़े गए जिसके पास से जाकिर नाइक का साहित्य बरामद हुआ था। ये स्टेप आप देखिए, जाकिर नाइक के वीडियो स्पीच सुनाते थे और हिंदू लड़कों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। आगे आप देखेंगे तो फिर इस्लामी कल्चर और रीति रिवाज की जानकारी देते थे। ये 3 स्टेप हैं जिसके जरिए इन युवाओं को ऑनलाइन गेम के जरिए ये धर्मांतरण कराने का काम करते थे। गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मांगी है। अब एक्शन नॉन स्टॉप जारी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अल्पसंख्यक आयोग भी हरकत में है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है। यानी
इसको लेकर अब एक्शन लगातार जारी है। जैन समाज के एक नाबालिग लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया था। उसी के बाद मामला प्रकाश में आया जब उसके परिजनों ने इसकी शिकायत की। इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने चिंता भी जाहिर की है। तो धर्मांतरण पर एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद मामले में 12 जून तक रिपोर्ट तलब की है, यानी इसका भी संज्ञान लिया गया। तो पुलिस की कोशिश है उस नेटवर्क तक पहुंचने की जो इस पूरे खेल का हिस्सा है, और इसके लिए पुलिस ने गेमिंग कंपनी से भी जानकारी मांगी है। ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में धर्म परिवर्तन का यह खेल चल रहा है। मामला क्या है वो भी आपको बताएं। दरअसल शुरुआत गाजियाबाद से होती है। गेम की आड़ में 2 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराया गया। अभी यह संख्या बताया जा रहा है कि 4 तक पहुंच चुकी है और कई राज्यों में इनका जाल फैला हुआ है। दोनों नाबालिग लड़कों को 5 वक्त का नमाजी बनाया गया और जब परिजनों ने देखा तो उनके होश भी फाख्ता हो गए। तो परिजनों को पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मामले का खुलासा किया और बताया कि कैसे गेम के जरिए उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। बच्चों के परिवार वालों ने थाने में इसको लेकर शिकायत दी और पुलिस ने मामले की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ। फिर ऐसा खुलासा हुआ कि इसके कनेक्शन जो है वो देश के कई राज्यों तक है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इसमें खंगाला जा रहा है। धर्मांतरण के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और धर्मांतरण पे पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरान है, हर कोई सख्ते में है, हर किसी के होश फाख्ता हो गए कि ये कैसे हो रहा था। तो गेम की आड़ में जैन और हिंदू लड़के का धर्मांतरण करवाया गया, यह आरोप लगा और एक आरोपी गाजियाबाद की मस्जिद का मौलवी निकला। तो इस तरीके से पूरा जाल फैला हुआ है और अब इसकी कड़ियां कहां कहां फैली है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच रही है। और रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के मचिदपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर के पेड़ पर एक किशोरी के फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव बरामद हुआ। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार के उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त न होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है। तो खबर लखनऊ से है, जहां होटल में रुकने के लिए आईडी की अनिवार्यता होगी। बिना आईडी होटल में नहीं रुक पाएंगे यात्री। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और पंजीकरण रद्द भी होगा। डीएम और प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कुछ होटल्स बिना आईडी के जो कमरे हैं वो दे रहे थे, यानी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, और अब अगर ऐसा हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बिना आईडी के होटल में आप नहीं रुक सकते। डीएम और प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति की बैठक भी होगी। कुछ होटल्स बिना आईडी के कमरे मुहैया करा रहे थे यात्रियों को, यानी रहने की उनकी व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब होटल में रुकने के लिए आईडी अनिवार्य होगी। बिना पहचान पत्र के आप उसमें नहीं रुक सकते और बिना आईडी होटल में नहीं रुक पाएंगे यात्री। खबर लखनऊ से है, जहां 32 खरीदारों को बेच दी अंसल की जमीन और एलडीए की अमीन ने दर्ज कराई है एफआईआर। गोमती नगर थाने में दर्ज हुई है ये एफआईआर। 1 लाख वर्ग फीट से अधिक जमीन को बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एलडीए के तहसीलदार की फर्जी एनओसी तक जारी की गई और एलडीए के अमीन अभिजीत सिंह ने 5 जून को तहरीर दी। और संदीप मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से एलडीए की जमीन पे लेके खेल किया गया है, यानी कि जो अंसल को जमीन एलाट थी, वो जमीन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको जो है बेच दिया गया।
साफ तौर पे जिस तरीके से 32 ऐसे खरीदार थे जिनको बेची गई है अंसल की जमीन, उसको लेके अभिजीत सिंह हैं, उन्होंने अमीन के पद पे एलडीए में कार्यरत, उन्होंने माफ करिएगा गोमती नगर कोतवाली में जो है मुकदमा दर्ज कराया है और वहां पे लगभग 1 लाख वर्ग फीट की जमीन है, उसको बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यानी कि साफ है कि एलडीए के एक अधिकारी की तहसीलदार हैं, उन पे एनओसी और जारी करने का जो आरोप लग रहा है तो वो भी साफ तौर पे देखने को मिला। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लगभग 32 खरीदारों को जमीन बेच दी गई है, कहीं बड़ा मामला है। एलडीए की तरफ से फिलहाल अभी इस पे जांच चलने की बात कही जा रही है। यानी कि साफ है कि जांच होने के बाद क्लियर होगा कि आखिर किस तरीके से इस जमीन को जो है बेचा गया। फिलहाल गोमती नगर कोतवाली में मुकदमा जो है पंजीकृत हो गया है। बहुत शुक्रिया संदीप मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर मेरठ से है, जहां युवती का सरेआम उत्पीड़न करने का वीडियो वायरल हो रहा है और मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की दोस्ती पर फिर बवाल हुआ है। शॉपिंग करने गए लड़के लड़की को मुस्लिम युवकों ने पकड़ा है और एआईएमआईएम कार्यकर्ता ने लड़की का बीच बाजार में उत्पीड़न किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस जागी है। एमआईएम के नेता उमेद को गिरफ्तार किया गया है। थाना लाल कुर्ती के पैठ एरिया का यह मामला। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, का क्या विवाद हुआ था पूरा, कैसे यहां पे एक युवती का उत्पीड़न किया गया, पुलिस ने क्या कुछ एक्शन इसमें लिया है? तो अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अभी संपर्क शायद टूट गया, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क को विस्तार से बताएं। तब तक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। तू घबराई क्यों? पुलिस से क्यों भागे? लड़का पीछा कर रहा, मैं तेरा पीछा कर रहा था, मैं कर रहा था पीछा। ओए सुन, एमआईएम पार्टी के शहर अध्यक्ष तेरी क्या कह रहे? मारे ना तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपका परेशान पहले तो फिर गाली दे रहा है। वो छेड़खानी वाला हाँ, वो जो बात मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की दोस्ती पर यहां बवाल हुआ था। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, यहां हुआ क्या था, पूरी जानकारी। ओए सुन, एमआईएम पार्टी के शहर अध्यक्ष तेरी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जारी करने के लिए गया था जहां पर ये विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम का जो कार्यकर्ता है उसने बीच बाजार में हरासमेंट का काम किया है। देख सकते हैं किस तरह से जो लड़की है उसके साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद पुलिस ने जो ये उवैद नाम का व्यक्ति है इसको गिरफ्तार किया। एआईएमआईएम का अपना कार्यकर्ता बताता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये जिहादपन देखने को मिल रहा है मेरठ में, लगातार इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के के साथ खरीदारी करती हुई मिलती है तो उसके साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना, छेड़खानी करना, लगातार इस तरह के मामले मेरठ में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस ने उवैद नाम के इस युवक को गिरफ्तार किया जो अपने आप को एआईएमआईएम का कार्यकर्ता बताता हुआ जो लड़की है उससे गाली गलौज करता हुआ, उसे परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से जिहादपन को बढ़ावा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लड़की है वो इस वक्त सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। देखा जाए जिस तरह से मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ घूमती हुई बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद इन मुस्लिम लड़कों ने उसको घेर करके परेशान किया, छेड़खानी की, उसको हरासमेंट किया। लेकिन लगातार देखा जाए इस तरह के मामले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस बेबस नजर आ रही है। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कों के साथ अगर घूमती हुई पाई जा रही है तो उनके साथ इसी तरह की बदसलूकी की जाती है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है और उनको वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो पुलिस ने फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहा था, जिसने उत्पीड़न किया था। और बिजनौर के नांगल गौसपुर इलाके में गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा में नहाने गए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। इसमें से 2 युवकों को बचा लिया गया जबकि एक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गंगा में नहाते समय तीनों दोस्त गंगा की तेज धार में बह गए और इसमें 2 युवक तो गंगा में डूबने से किसी तरह बच गए जबकि इनका तीसरा साथी गहरे पानी में डूब गया। तो 2 युवकों को बचा लिया गया जबकि एक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
3 युवक थे, नहाने गए थे, तीनों डूबे थे, लेकिन 2 को किसी तरीके से बचा लिया गया, जबकि एक गहरे पानी में डूब गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। खबर लखनऊ से है, जहां कोर्ट के बाहर युवक को गोली मारी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है, फायरिंग की गई और वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। ये जो बदमाश थे वो वकील की ड्रेस में आए थे और इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, गोलीबारी हुई है यहां पे। और लखनऊ से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, जहां कोर्ट के बाहर युवक को गोली मारी गई और बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग की गई और वकील की ड्रेस में ये हमलावर आए थे। इन दिनों इस तरह की वारदातें ज्यादा हो रही है, जहां पे अपना भेष बदल के, हुलिया बदल के, पहचान बदल के बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहां कोर्ट के बाहर ही गोलीबारी हुई और इसमें संजीव जीवा नाम के बदमाश की हत्या कर दी गई। स्कंदिता इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। स्कंदिता, क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? एक वकील की ड्रेस में आए जो बदमाश थे, उन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी। देखो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लखनऊ के से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है और बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई है। ये बता दें कोर्ट केसरबाग कोर्ट के बाहर की ये घटना है। केसरबाग कोर्ट के बाहर जो है गोली मारी गई है। वकील के भेष में आए थे हत्यारे, जिन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग के दौरान जो संजीव जीवा है उनको गोली लगी है। गोली के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनको पूरा बॉडी में खून फ्रैक्चर हो गया है। और जो शूटआउट में जो बच्ची को गोली लगने की भी खबर आ रही है। इसके अलावा जो संजीव जीवा को गोली लगी है, उसके अलावा एक बच्ची जो है उसको भी गोली लगी। हमलावर की पहचान हो पाई? कितने हमलावर थे? क्या उनको पकड़ा गया? हत्या कर दी गई है। वीरगंज खबर है जो लखनऊ कोर्ट परिसर के बाहर ये फायरिंग हुई है। कुख्यात शूटर संजीव महेश्वरी और जीवा, ये पूरा नाम है, जिनको मारा गया है। और अभी पूरी जो घटना है वो लखनऊ के केसरबाग कोर्ट के बाहर की है। ये की ड्रेस में आए थे बदमाश और बदमाशों ने अपराधी संजीव महेश्वरी जिनकी हत्या हुई है, वो उनका जो है उनकी हिस्ट्री भी है, बदमाश है, उन्होंने कई सारे उनके ऊपर केस भी है जो है संजीव महेश्वरी। स्कंदिता, कितने बदमाश थे और क्या उनको पकड़ा गया? CCTV सामने आए? पुलिस अभी क्या कर रही है? कितने बदमाश थे? क्यों इस वारदात को अंजाम दिया? कुछ जानकारी? जो जीवा है, जीवा महेश्वरी और उर्फ संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा नाम है जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है। और उसकी जो है हिस्ट्री भी बताई जा रही है कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, बदमाश रहा है वो, जिसको गोली मारी गई है। और जो हत्यारे हैं वो वकील के भेष में आए थे। आपको बता दें पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच कर रही है। और जो है वकील हत्यारे हैं वो वकील के भेष में आए थे, ऐसे तो उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि क्या कुछ लोग थे, क्या कुछ पूरा मामला है, उसको लेकर लगातार जो है पुलिस प्रयास कर रही है। कितने बदमाश आपने बताया और क्या इन्हें पकड़ लिया गया? जी देखिए, आपको बता दें टोटल अगर बात की जाए तो शूटआउट में जो बच्ची भी है उसको भी गोली लगी है। बदमाशों की संख्या तो फिलहाल लगभग 3-4 लोग थे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जो लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी उनको तुरंत ही मामले को संज्ञान में लिया है और जांच भी चल रही है पूरे मामले पर। ऐसे में लेकिन यहाँ पे स्कंदिता, इस वारदात ने बता दिया कि यहाँ पे बदमाश बिल्कुल बेखौफ हैं और कैसे कहीं पत्रकार बन के, कहीं वकील बन के इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी ये जो वारदात हुई है, इसके बाद किस तरह की अभी हलचल वहाँ पे? देखिए, पहली घटना नहीं है, इससे पहले की तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रही है। वही इससे पहले अगर बात की जाए जो है पीक के मदद केस था, तो उसमें भी पत्रकार के देश में हत्यारे आए थे और उन्होंने आकर जो है रातों रात अचानक गोली मार दी थी। और ये दूसरा मामला सामने आया है जहाँ पर जो हत्यारे हैं वो वकील के देश में आए थे। और जो संजीव महेश्वरी जो जीवा है, उसका नाम जीवा है, उसकी गोली मारी गई है वकील के देश में आते। तो लगातार जो सामने आ रहे हैं जो अपने आप में व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कर रही थी पुलिस और तमाम चीजों को लेकर भी जांच चल रही है कि क्या वो लोग थे, उनको लेकर भी
ठीक है, हाँ, ठीक है स्कंदिता, फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पे, जहां कैसे इस वारदात के बाद का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। बदमाश यहां वकील की ड्रेस में आए और कैसे एक शख्स की हत्या कर दी गई, जो खुद उस पर कई मामले दर्ज थे। SC/ST कोर्ट के बाहर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश जहां बेखौफ है, ना उन्हें पुलिस का डर है, ना प्रशासन का और ना ही कानून का।